बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो करे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया जाए तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। उस टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। होता क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ L के बराबर है और विड्थ चौड़ाई A के बराबर है। इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया जिसकी स्ट्रेंथ B के बराबर है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कॉइल है, ये उसकी प्लेन होती है और ये नॉर्मल टू प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग प्लेन ऑफ द कॉइल। जो ही इसमें करंट छोड़ेंगे कॉइल में करंट फ्लो करेगा, फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें पता है जब भी किसी कंडक्टर में किसी तार में करंट फ्लो करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है हमें पता है I L क्रॉस B होती है या I L B साइन थीटा। इसके साइड में फर्ज करें A B C D। इस कॉइल की साइड है A B C D A। अब जो साइड C D और D A है, ठीक है, B C और D A, ये दो साइड ऐसी हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। इन दो केसेस में इनसाइड B C और D A एंगल इज 0 और 180। अगर एंगल 0 या 180 होगा, नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दीज टू वायर। इन दो तारों पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। दो साइड्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं जिनकी लेंथ L के बराबर है। तो इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। कितनी फोर्स लगेगी? उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू I L B। मैक्सिमम फोर्स है क्योंकि एंगल क्या बन रहा है 90। अब चूंकि करंट की डायरेक्शन, यहाँ करंट अपवर्ड है, यहाँ करंट डाउनवर्ड है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से, लेंथ की डायरेक्शन चेंज होने से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी दोनों में उलट होगी। फर्ज करें यहाँ अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, डॉट से शो कर दें इसको, तो यहाँ जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। दोनों साइड पर करंट की वजह से जो फोर्स लग रही है वायर पर, उस फोर्स की डायरेक्शन दोनों तारों पे डिफरेंट है क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों वायर में डिफरेंट है। यहाँ फ़र्ज़ करें फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब होगा क्या? दीज आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कॉइल। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी कॉइल पे अमल करेंगे तो वो उसमें रोटेशन पैदा करेंगे। ये इसको इधर खींचेगी, वो फोर्स पीछे धक्का देगी, नतीजा क्या निकलेगा? कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। फोर्स की वजह से रोटेशन का पैदा होना टॉर्क होता है। लिहाजा करंट कैरिंग कॉइल की वजह करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स रोटेशन पैदा करती है, टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है। और हमने पढ़ा है टॉर्क किसके बराबर होता है? दोनों साइड पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू I L B है। टॉर्क के बारे में हमने ये पढ़ा कि टॉर्क किसके बराबर होता है? जैसे ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स अमल करी इस तरफ, फोर्स का सेंटर तक फासला है R। इस पर जो टॉर्क अमल करेगा वो क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई
फोर्स का सेंटर तक डिस्टेंस, जिसको आप मोमेंट आर्म कहते हैं। अब ये जो कॉइल है इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका एक्स रोटेशन ये सेंटर है, इसके गिर्द पूरी तार ने पूरी कॉइल ने रोटेट करना है। अब इस फोर्स का सेंटर तक फासला कितना होगा? फोर्स का एक्सेस ऑफ रोटेशन तक फासला देखना होता है, इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। यहाँ जो मोमेंट आर्म है किसके बराबर है? ये टोटल विड्थ ए के बराबर है, उसका हाफ कितना होगा? a/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? a/2। गोया दोनों फोर्सेस का जो सेंटर ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन तक फासला है वो a/2 है। तो टार्क पहली फोर्स की वजह से क्या होगा? F मल्टीप्लाई a/2, दूसरी फोर्स की वजह से F मल्टीप्लाई a/2। जो टोटल टार्क बन जाएगा दोनों को सम अप कर लें, F मल्टीप्लाई a/2 प्लस F मल्टीप्लाई a/2, 2F मल्टीप्लाई a/2, 2 से कैंसिल, F मल्टीप्लाई a। तो कपल की वजह से जो टार्क लगता है, कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट फॉर्म ए कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पर अमल करेंगे कभी भी कपल या रोटेशन पैदा नहीं हो सकती। डिफरेंट पॉइंट पे अमल कर रहे हैं और कपल की वजह से जो टार्क होता है उसका फार्मूला ये होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। कपल से जो टार्क पैदा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। इन दोनों फोर्स के दरमियान फासला a के बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। टोटल टार्क इसके बराबर होगा F मल्टीप्लाई a। F की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स है ILB मल्टीप्लाई a। इसके लिए हम लिख सकते हैं IBLA। LA क्या है? LA है लंबाई चौड़ाई है कॉइल की लेंथ है और विड्थ है। लंबाई चौड़ाई एरिया होती है। सो टार्क इज इक्वल टू IBA। ये किसी एक तार पे लगने वाला टार्क है। किसी एक तार का अगर एक वायर हो, मगर जो कॉइल होती है वो तारों का गुच्छा है, इसमें बहुत सी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो टोटल टार्क हो जाएगा NIBA। सो इट इज टार्क which act on the rectangular coil when magnetic field is parallel to plane of the coil। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ना हो फिर क्या होगा? मसलन सिचुएशन ऐसे बन जाए, सिचुएशन ऐसी है कि ये कॉइल ऐसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल इनके दरमियान एंगल अल्फा है, ये उसकी चौड़ाई a के बराबर है। तब देखा जाता है a का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इसके दो कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट a साइन अल्फ़ा, एक कंपोनेंट होता है a कॉस अल्फ़ा। तो अब बजाय a पुट करने के आप क्या पुट करेंगे? a का वो कंपोनेंट पुट करें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तब टार्क होगा NIBL, a की बजाय a कॉस अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल अल्फ़ा है। LA फिर वही एरिया ऑफ द कॉइल बन गया NIBA कॉस अल्फ़ा। ये टार्क है, जनरल इक्वेशन है। अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए
मतलब प्लेन ऑफ द कॉयल इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब तो वही मैक्सिमम टार्क है, यह आ जाएगा टार इज़ NIBA, ये मैक्सिमम टार्क है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 हो जाए व्हेन प्लेन ऑफ द कॉयल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज़ नो टार्क, तब टार्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रिज़ल्ट ये है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें रोटेशन पैदा होती है, टार्क पैदा होता है, जिसका डिपेंड करंट की वैल्यू पे होता है। नंबर ऑफ टर्न फिक्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स रखा होता है, एरिया भी फिक्स होता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा कॉयल में रोटेशन पैदा होती है। तो ये टेक्निक हम आगे इस्तेमाल करेंगे गैल्वानोमीटर में, जिसमें इसी टार की बुनियाद पर हम करंट की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट का डिपेंड किस पे है, टार्क पे। अगर आप टार्क मालूम कर लें, रोटेशन मालूम कर लें, तो करंट का अंदाज़ा हो जाता है। राइट, ओके, इसको कीजिएगा। थैंक यू।